So students, now I will take up this topic of gravitation. In the first lecture of gravitation, I have discussed the cases of gravitational field, gravitational force and numericals associated with that. Na? Even with that I have discussed the value of small g, how does it varies with height and all. तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, दिस टॉपिक ऑफ ग्रेविटेशन. How does this g varies? तो वेरिएशन ऑफ g रिस्पेक्ट टू हाइट, g वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू हाइट, विद रेस्पेक्ट टू हाइट अबव अर्थ सरफेस ना. इसमें दो केस आता है. फर्स्ट केस आई हैव डन, पहला केस मैं कर चुका था जब h इज कंपेरेबल टू r, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, दिस वी हैव डन जब वो h कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ था. सेकेंड केस हम लोग लेंगे व्हेन h इज मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ. तब क्या होगा? वेयर दिस रेडियस ऑफ अर्थ इज टेकन एज टू बी 6400 किलोमीटर्स, ये होता है. तो जब h की वैल्यू मच लेस देन r होगा तब ये रिजल्ट क्या होगा उसको भी हम लोग देख सकते हैं, h मच लेस देन r. ठीक है. तब अब देखिए इसमें से इट इज अर्थ, अर्थ का रेडियस r है और इसके ऊपर हमने एक पॉइंट मास m ले लिया और इट इज बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ. ये सेंटर ऑफ अर्थ, एवरीथिंग इज पुल्ड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ. इसकी हाइट आप मान सकते हो यहाँ पे, दिस हाइट h इज मच लेस देन r, रेडियस ऑफ अर्थ से काफ़ी छोटी है. तब आप देखिएगा व्हाट आई विल से, दिस हाइट इज h. तो मैं फिर से एक ऐसा एक सर्कुलर पाथ बना सकता हूँ एंड द टोटल रेडियस r की वैल्यू मैं कह सकता हूँ क्या है, r प्लस h है ना, दिस थिंग. नाउ द फोर्स विल बी mg डैश. mg डैश जो यहाँ पे फोर्स आएगा इस पे जो ऐड करेगा दैट इज gm बाई, वेयर कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ एंड दिस थिंग. तो ये एक पैटर्न आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, हाउ डज इट हैपन. तो आप ये ध्यान देना, इसका ये जो रेडियस हो गया ये रेडियस ऑफ अर्थ है और ये हाइट इसका क्या हो गया, ये h आ गया, h हाइट इज लाइक दिस. एम जी डैश जी एम एम बाई आर प्लस h का होल स्क्वायर मैं ऐसा लिख सकता हूँ. व्हाट नेक्स्ट आई विल गेट, दिस एम एम गॉट कैंसिल्ड. तो g डैश की वैल्यू क्या हो गया एक पास, जी एम बाई आर प्लस h का होल स्क्वायर, ये भी हम लोग लिख सकते हैं. नाउ विद अर्लियर फार्मूला हमको ये पता होता है कि जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर, वी नो दिस थिंग. तो इसको अप्लाई कर दीजिए. तो जी डैश की वैल्यू क्या होगी, जी आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर. तो जी डैश की वैल्यू क्या आ गई, तो जी टाइम्स ना, थ्रू आउट को आप क्या कर दो, आर से डिवाइड कर दो. तो ये जो टर्म आ गया आपके पास 1 प्लस ना, ये देखो एच बाई आर, h बाई आर का होल स्क्वायर ऐसा हम लिख सकते हैं. तो दिस वैल्यू इज g टाइम्स 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2 भी लिख सकता हूँ मैं. g डैश की वैल्यू ऐसा लिख दूंगा, g टाइम्स 1 प्लस एच बाई आर की पावर क्या हो जाएगा, -2. ठीक है. तो दिस थिंग वी कैन राइट. अगर मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी है तो फर्दर अगर इसका रिजल्ट मैं यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ तो आई विल सी इट एज g डैश इक्वल टू g टाइम्स 1 प्लस एच बाई आर और पावर -2 है. तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में कर दो बिकॉज वी नो दैट दिस h बाई आर टर्म इज मच लेस देन 1, ऐसा है. तो ये टर्म क्या देगा, 1 माइनस 2h बाई आर, जी टाइम्स 1 माइनस 2h बाई आर. ये रिजल्ट आता है आपका फॉर हाइट अबव द अर्थ सरफेस. ये हाइट जो होगी दैट इज क्वाइट लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब 1-2% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ में ये फार्मूला आपका चलेगा. तो ये अप्रोच भी आपको ध्यान रखनी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, जब ये जी डैश में मैं कह देता हूँ कि जैसे से इट इज अर्थ, तो अर्थ में आप ये देखें कि अगली एक बार मैंने जो डेप्थ ले लिया कोई d और एक बार हाइट ले लिया h, और दोनों वैल्यू जो मैं ले रहा हूँ ध्यान देंगे वो r बाई 100, दिस इज r बाई 100 एंड d इज ऑल्सो r बाई 100. तो दोनों केस में जो g की वैल्यू होगी कैसे वेरी करेगी. तो दिस इज द फर्स्ट केस एंड दिस आई विल टेक एज सेकेंड केस.
इसको आप मान लें क्या, इट इज अर्थ, ये आपका अर्थ है, ठीक है। अर्थ के केस में जब हम दोनों चीजें ले जाएंगे इसको, तो अगर हम अर्थ में ये चीज ले जाते हैं तो पहले केस में देखिएगा तो जी डैश की वैल्यू क्या, जी टाइम्स 1 माइनस 2h बाई आर, ये अप्लाई कर लो आप। तो ये टर्म जो आएगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो जी डैश कर लो जी टाइम्स 1 माइनस ये क्या आ गया 2/100, ये वैल्यू आ जाएगी जी डैश फॉर द हाइट h। डेप्थ में जब जाओगे आप, तो वंस आई एम गोइंग फॉर द डेप्थ, तो ये वाला पोर्शन ऑफ द अर्थ केवल रोल में आएगा टू पुल इट, ओनली दिस पोर्शन ऑफ अर्थ रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर दिस। इसके लिए आप जी डैश देखो, तो जी डैश की वैल्यू इतना मास होगा, तो ये क्या आ गया आप देखो, जी एम बाई आर क्यूब टाइम्स ये जो डिस्टेंस आ जाता है, दिस डिस्टेंस, मान लो दिस डिस्टेंस आई टेक इट टू बी ऐसे एक्स मान लो आप, तो ये जो एक्स आ गया ऐसे ले सकते हैं हम लोग। फर्दर मैं क्या कहूँगा, जी डैश इक्वल टू जी एम बाई आर क्यूब था, ये एक्स डिस्टेंस जो होगा वो आर माइनस डी होगा, ये चीज़ आएगी, समझ गए, आर माइनस डी, दिस थिंग आई कैन टेक। अब देखो जी डैश की वैल्यू क्या होगी, जी एम बाई आर क्यूब, और ये टर्म आ गया मेरे पास आर माइनस डी, जी एम को जी आर स्क्वायर लिख लो, आर क्यूब था, तो जी आर स्क्वायर बाई आर क्यूब टाइम्स आर माइनस डी, ये आ गया जी डैश। तो ये जी डैश की वैल्यू क्या होगी देखो, जी बाई आर टाइम्स आर माइनस डी, तो जी डैश की वैल्यू क्या होगी, जी टाइम्स 1 माइनस डी बाई आर। तो डेप्थ में जो देख रहे हो और यहाँ देखो दोनों फर्क है। इफ यू सी दिस, तो वन रिजल्ट इज दिस 1 माइनस 2h बाई आर फॉर हाइट, और यहाँ पे क्या आ गया जी की वैल्यू 1 माइनस डी बाई आर। तो ये दोनों रिजल्ट आपको हेल्पफुल होते हैं, इसका ध्यान देना है कि अगर मैं r/100 यहाँ पे करूँगा तो ये वैल्यू देखो कि आ गई, जी डैश की वैल्यू क्या हो गई, जी टाइम्स 1 माइनस 1/100, और वहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस 2/100। तो डी जी बाई एच अगर मैं कह दूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ जी, तो डी जी बाई डी हाइट या डेप्थ जो भी मैं मान लो वाई लिख देता हूँ, तो डी जी बाई डी वाई ना, अगर हाइट के बाद देखता हूँ तो डी जी बाई डी वाई रिस्पेक्ट टू हाइट एबव जो होगा इट इज़ डबल ऑफ डी जी बाई डी वाई रिस्पेक्ट टू डेप्थ डाउन, तो उसका डबल होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जी एबव द हाइट एबव द सरफेस ऑफ अर्थ 2-4 किलोमीटर 100 किलोमीटर में जो होगा ये डबल होगा देन विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। एच फॉर हाइट मान लेंगे आप और डी फॉर क्या मान लेंगे आप, डेप्थ। तो दोनों जगह पे इन रिजल्ट को हम लोग चेक कर सकते हैं। तो दिस फॉर्मुलेशन वी कैन डू वेरिएशन ऑफ जी रिस्पेक्ट टू हाइट एंड ऑल, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि हाइट का वेरिएशन जी के साथ कैसे आ गया, दिस थिंग वी हैव। नाउ एक और टर्म बताऊं मैं आपको कि हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर याद होगा तो आई हैव गिवन दिस थिंग, जो जी डैश और यही इंटेंसिटी होती है फॉर हॉलो स्फीयर में। मैं थोड़ा इसको फिर से एक स्टैंडर्ड वैल्यूएशन करता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है, हाउ डज दिस जी और आई वेरीज इन द केस ऑफ हॉलो स्फीयर। तो ये मान लो मेरा हॉलो स्फीयर है और इसमें कोई पॉइंट ले लो एट ए डिस्टेंस x और दूसरी बार पॉइंट ले लो दिस x। तो हॉलो स्फीयर जिसका आप रेडियस आप मान सकते हो r है, हॉलो स्फीयर है से मास m, तो इसकी g डैश की वैल्यू फॉर x लेस देन r, पहला केस x लेस देन r और दूसरा केस x मोर देन r, दो केस ले सकते हो। तो पहला केस देखो फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन r, ये आ गया। ऐसे केस में जब आप देखोगे तो ये पॉइंट ऐसा कुछ आएगा, जस्ट सी, तो अगर मैं ऐसा कुछ पॉइंट लेता हूं तो थोड़ा ध्यान देना व्हाट आई विल डू, तो ये ऐसा हम लोग अरेंजमेंट कुछ मान सकते हैं ऐसा ना। इसमें अंदर देखो कोई मास है, नो मास इज देयर, तो आई की वैल्यू जो होती आई और ये जी डैश दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि नो मास इज इनसाइड, तो यहाँ पे कोई मास नहीं होता है तो इसकी फील्ड की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 0 होती है। और सेकेंड पॉइंट जो होता है फॉर एनी एक्स
ग्रेटर देन और इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पे जब जाओगे तो आप इसको लेते हुए यू कैन क्रिएट अ सरफेस। तो यहाँ पे भी जी डैश आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो जी डैश पाते हो या आई इंटेंसिटी वो क्या हो जाता है जी एम बाई एक्स स्क्वायर। तो रिजल्ट तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये स्फीयर बिहेव्स ऐसे पॉइंट मास। स्फीयर जो होता है ये पॉइंट मास हो जाएगा, पॉइंट मास फॉर एनी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू रेडियस। तो स्फीयर का पॉइंट मास बिहेवियर हम लोग देख सकते हैं। तो ये पैटर्न हमारा बनता है जी डैश के। तो ये थोड़ा ध्यान देना, क्लियर। अब फर्दर अगर मैं इसका ग्राफ लूँगा तो आई कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ आई वर्सेस जी डैश, दोनों में जो भी लगे, वर्सेस एक्स। हॉलो स्फीयर में अगर आप जाते हो तो व्हाट यू विल सी टिल द वैल्यू ऑफ आर, एक्स की वैल्यू आर, फील इनसाइड इज जीरो, फील अंदर क्या होती है जीरो होती है। उसके बाद ये ऐसा टर्म पैटर्न बनेगा। तो आप ध्यान देना, फॉर एनी एक्स, पहला केस फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन आर पे आई की वैल्यू क्या हो गई जीरो, आई इनसाइड स्फीयर इज जीरो। चाहे आर बाई टू हो चाहे आर बाई थ्री हो, कोई भी चीज़ आएगी तो वहाँ पे फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। दूसरे केस में देखो, ये वाला जो केस है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो दोनों पैटर्न का वेरिएशन हम लोग देख सकते हैं। इंटेंसिटी इनसाइड, आई इनसाइड द हॉलो स्फीयर, आई आउटसाइड द हॉलो स्फीयर, ये टर्म आप बना सकते हो। तो कई बार इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे स्फेरिकल बॉडीज जो हो उसमें इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, हाउ इट विल हैपन, ठीक है। तो इस पर भी मैं एक क्वेश्चन ले सकता हूँ कि इस वेरिएशन को हम कैसे देखें। तो दैट थिंग आई विल डू, और चेक करिएगा। सपोज आई से आई हैव द टू हॉलो स्फीयर्स, ये हॉलो स्फीयर है, एक दूसरा हॉलो स्फीयर है, दिस आर द टू हॉलो स्फीयर्स, और इसका रेडियस मैं लेता हूँ, ये मान लो 1 मीटर है, अदर वन इज से 2 मीटर्स, दिस मास इज 3 kg, दिस मास इज 4 kg, ऐसे दे दिए मासेस। एंड आई हैव द पॉइंट्स, एक पॉइंट मैं 1 लेता हूँ यहाँ पे, 2 इसके सरफेस पे और 3 इसके सरफेस पे। नाउ आई हैव टू फाइंड द पोटेंशियल, सॉरी फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की वैल्यू आपको देखना है I1 इनर मोस्ट पॉइंट, I2 सरफेस इधर और I3 सबसे बाहर। तो तीनों पॉइंट पे मैं इनके वजह से पोटेंशियल को देख सकता हूँ, व्हाट कुड बी द वैल्यूज। तब देखो अगर सेंटर पे यहाँ पे देखना चाहते हो I1 की वैल्यू, I1 हियर एट द सेंटर, I1 के लिए आपका क्या हो गया, फॉर x की वैल्यू क्या हो गई जीरो हो गई। तो जीरो हो गई तो चाहे पहला स्फीयर हो चाहे दूसरा स्फीयर हो, दोनों की वैल्यू जो हो गई यहाँ पे जीरो प्लस जीरो इट इज जीरो। तो फील्ड इंटेंसिटी एट दिस सरफेस इट इज जीरो। अब I2 पे देखना है, मान लो इफ आई हैव टू सी द केस फॉर I2, यहाँ किसी पॉइंट पे देखना I2 की इंटेंसिटी, तब मेरा x की वैल्यू क्या हो गई, रेडियस r हो गया। तो देखो क्या होगा जी एम बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करो जी एम तो आ गया आपके पास, और ये जो डिस्टेंस देखो तो 1/1 का स्क्वायर, और दूसरे का कोई फील्ड नहीं आएगा, सेकेंड वन की कोई फील्ड नहीं आएगी। तो दूसरे वन का जीरो, क्योंकि दूसरे के लिए क्या हो गया हॉलो हो गया। तो इस पॉइंट के लिए सेकेंड स्फीयर हॉलो जैसा काम करेगा। तो वैल्यू क्या होगी आपके पास जी एम बाई 1, दैट्स ऑल। और एम इज द मास ऑफ द बॉडी। इस स्फीयर का जो मास है 4 kg है, तो 4 आप डाल देंगे। तो आप क्या करो, दिस वैल्यू विल बी 4 × g। I3 देखना है मुझे यहाँ पर, I3 जब देखना है तो दोनों स्फीयर का सेंटर आ जाएगा। तो यहाँ क्या करोगे आप जी एम टाइम्स 1/2 का स्क्वायर प्लस, अब मासेस देखो इसका 3 kg है, इसका कितना है 4 kg है, सॉरी। तो यहाँ जो मास था इसका लेंगे, इसका नहीं लेंगे, तो ये 4 kg नहीं, ये 3 होगा, नॉट 4 बट इट इज़ 3, क्योंकि इसका मास कितना लिया था मैंने 3 kg, इसका मास है 4 kg। तो ये क्या हो गया आपका, ये आ गया था आपका 3g। अब यहाँ देखो मासेस अलग अलग हैं, तो दोनों का अलग अलग पैटर्न बनेगा यहाँ पे। तो दोनों का जब अलग अलग पैटर्न बनेगा तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ जस्ट सी। तो यहाँ पे मुझे इंटेंसिटी देखनी आई, तो दोनों की वजह से, एक अंदर का स्फीयर है बाहर का स्फीयर, तो जी आपका कॉमन था। अब मास देख लो, पहले का मास कितना है 3 kg, तो 3/2 का स्क्वायर, और दूसरे का मास कितना है 4, तो 4/2 का स्क्वायर। ऐसे इंटेंसिटी हम लोग लिखेंगे एट द सरफेस। तो अब आप देखो आई की वैल्यू क्या होगी जी टाइम्स ये 3/4 2 का स्क्वायर, और ये हो गया 4/4।
तो ये रिजल्ट हमारा बन जाएगा फॉर द इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ स्फीयर्स में ऐसा हम लोग रिजल्ट बना सकते हैं। और किसी स्फीयर के अंदर, हॉलो स्फीयर के अंदर के किसी पॉइंट पर इंक्लूडिंग सेंटर एवरीवेयर फील्ड इज जीरो एंड दैट कैन बी प्रूव्ड आल्सो विद मैथमेटिक्स, ये कर सकते हैं। तो दिस वाज फॉर फील्ड इंटेंसिटी वेरिएशन, हाइट, डेप्थ, स्मॉल जी और इंटेंसिटी को हमने कोरिलेट कैसे किया। अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग हैपेंस कि व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑल, उसको भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे मैं करूँगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस टॉपिक इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एवरी मास हैज सम पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सेकेंड मास इन इट्स सराउंडिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो बात होती है यू की बात जो हम कहते हैं माइनस जी एम एम बाई आर लिखा जाता है ड्यू टू सम मास। तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो बाय द वर्च्यू ऑफ मास जो एनर्जी आती है पोटेंशियल, उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। व्हाट इट मीन्स, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई मास m है, रेडियस r, मास m, इसके सराउंडिंग में मेरे पास एक कोई छोटा मास था s, छोटा m, एंड से इट वाज एट ए डिस्टेंस r। ठीक है, जब ये डिस्टेंस r पे था, इस मास की ड्यू टू दिस डिस्टेंस r ना, इस मास का ड्यू टू डिस्टेंस r इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी वैल्यू होती है माइनस जी एम बाई आर। ये क्या होता है, इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स टू ब्रिंग दिस मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस आर। मतलब आप मान लो कि इसके आगे कुछ दूरी पर ये इन्फिनाइट स्पेस था, दिस वाज इन्फिनिटी वाला स्पेस था, यहाँ पे मान लीजिए कि दिस वाज इन्फिनिटी स्पेस, और ये हमने कोई जनरल मास तो मान ही लिया है। इन्फिनिटी स्पेस पे से हम इस मास को ले आए हैं, आई टेक दिस मास फ्रॉम हियर फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। तो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे जब ले आओगे, तो इन्फिनिटी पे जब जाओगे तो इन्फिनिटी पे तो जो फोर्स आ जाएगा, फोर्स एट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जीरो, कोई फोर्स नहीं लगा। पर थोड़ा सा अंदर आप ले आते हो तो किसी डिस्टेंस एक्स पर, मान लो यहाँ कहीं मैं ले आया, तो फाइनाइट स्पेस में आएगा तो दिस डिस्टेंस इज एक्स, आप मान सकते हो डिस्टेंस क्या था, एक्स था। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी मास m टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस r। इन्फिनिटी से डिस्टेंस r तक जाने में मैं जनरल वैल्यू क्या ले लिया, x, बिकॉज फोर्स इज वेरिंग विद x, फोर्स हर जगह कांस्टेंट नहीं है। तो इसका किया गया वर्क डन और इसकी नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इफ आई राइट दिस, तो आप देखो मासेस दिए गए हैं, तो मेरे पास ये वैल्यू क्या हो गई, माइनस ऑफ वर्क डन बाई एफ एक्स फोर्स, तो क्या हो गया जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर, जी एम बाई एक्स स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे, तो व्हाट यू विल सी, द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, फोर्स तो इधर आ गया, फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इधर है, और द फोर्स और इसी तरह मूव कराया जाए तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे वर्क डन में सेम डायरेक्शन में आ गए। ठीक है, और नेगेटिव साइन नहीं ले लूँगा मैं, तो ये जो टर्म लूँगा इसको इंटीग्रेट कर दूंगा इनटू डी एक्स, और इन्फिनिटी से आर तक। तो चेक करिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, व्हाट वी हैव। तो एक्चुअल में देखो यहाँ पहले वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कर लो, उसका नेगेटिव बाद में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, दिस वी हैव टू सी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए तो क्या हो गया, जी एम एम, और ये हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू देखते हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया, माइनस जी एम एम बाई एक्स, तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस जी एम एम बाई एक्स, ये वैल्यू आ गई। और एक इंटीग्रेशन में फार्मूला में ये भी था, तो 2 बार माइनस आ गया, तो 2 बार अगर माइनस माइनस हो गया तो ये प्लस हो जाएगा। तो दिस वैल्यू विल बी, अगर आप देखोगे तो ये जो टर्म आ गया आपके पास क्या है, जी एम एम बाई एक्स, और इसकी लिमिट ले लोगे आप इन्फिनिटी से आर तक। तो ये तो आपका नेगेटिव वैल्यू करने पे यू की वैल्यू तो यहाँ पे तो प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे अब क्या गड़बड़ी हुई वो भी हम देख सकते हैं। ध्यान दो, मैंने इन्फिनिटी के लिए x इधर लिया था, तो आपका dx भी क्या आ जाएगा, इधर जाएगा, और फोर्स किधर है, इन दिस डायरेक्शन, फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन और dx इज इन दिस डायरेक्शन, तो इनके बीच का थीटा क्या आ गया आपके पास 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक और टर्म हमको क्या यूज करना चाहिए था, cos 180 का, cos
180 डिग्री। तो एक और माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos 180 को इन्वॉल्व करेंगे। तो इफ आई इन्वॉल्व दैट टर्म, तो यहाँ पे आपका माइनस साइन आ जाएगा। तो u की वैल्यू क्या आ गई एक बात, माइनस जी एम एम बाई आर। तो पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव इन नेचर और ये बाइंडिंग टेंडेंसी को बताएगा। हाउ दिस पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू मासेस इज डिफाइंड, दैट यू हैव डन। तो इसका एक केस आप देख सकते हो कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी को हमने यहाँ पर लिख लिया और फैक्टर क्या इन्वॉल्व है वो बता दिया। तो इससे ये नेगेटिव वैल्यू जो होता है, इट टेल्स अबाउट द बाइंडिंग नेचर। क्या बताता है आपके पास, बाइंडिंग नेचर। यहाँ पे सिस्टम के बाइंडिंग नेचर की बात करेगा ये पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो एक अप्रोच, एक आइडिया फॉर पोटेंशियल एनर्जी इट इज दिस। और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड फॉर मिनिमम ऑफ 2 पॉइंट मासेस, कम से कम 2 पॉइंट मास का होना जरूरी होता है, तभी ये डिफाइंड होता है। सिंगल पॉइंट मास डज नॉट हैव एनी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये डेफिनेशन से आप ये फार्मूला ध्यान रखें। यू मैं कह दूं कि यू इज डिफाइंड फॉर मिनिमम ऑफ 2 पॉइंट मासेस, कम से कम 2 पॉइंट मास का होना जरूरी है, तभी ये पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है। सिंगल पॉइंट मास नहीं होगा, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मोर देन 2 मासेस अगर होंगे तो हम लोग पेयरिंग करते हैं, विदाउट रेपिटेशन वी डू द मेक द पेयर्स। तो अगर फॉर एन पॉइंट मासेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होते हैं, तो वहाँ पे कैपिटल एन इज नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स भी हम लोग बना सकते हैं। सिस्टम में क्या होगा, तो कैपिटल एन नंबर ऑफ पेयर्स क्या होता है, इट इज एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2। दिस फार्मूला वी अप्लाई। जैसे मान लो मेरे पास अगर 3 मासेस हैं एन में, तो कैपिटल एन की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 2 बाई 2, इट इज 3 पेयर हो गए। अगर एन की वैल्यू आपके पास 4 है, तो नंबर ऑफ पेयर्स क्या हो गया, 4 इंटू 3 बाई 2, ये 6 हो गए। ऐसे मान लो एन की वैल्यू आपके पास 5 हो गया, एन की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 4 बाई 2, ये हो गया 10। तो नंबर ऑफ पेयर्स आप हमेशा इसे रिलेट कर लोगे कि कितने पेयर्स में हमको जी एम एम टू बाई आर लगाना है। उस अप्रोच से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, आई विल टेक द एग्जांपल, से दिस इज अ ट्रायंगल और यहाँ पे हमारे पास जो मासेस हैं, ये मान लो आपके पास 2 kg है, ये 3 kg है, and this is 1 kg. These 3 masses are at the corners of triangle and the side length of the triangle is 4 meters. It is an equilateral triangle. तो what could be the potential energy of the system? तो इसकी जो potential energy आएगी देखोगे, ये होगा U12, U23 and U13, तीनों का सम मिल के आ जाएगा ना। अब आप देखिए इन द टर्म्स ऑफ जी निकाल लो, माइनस जी बाई आर की वैल्यू 4 डाल दो, कॉमन था, तो क्या हो गया 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3, ये जोड़ दो आप, तो क्या हो गया 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11, तो आ गया माइनस 11 जी बाई 4, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस 3 मासेस दैट इज माइनस 11 जी बाई 4 ही आ जाएगा। और वो क्योंकि आप देख रहे हो डिस्टेंस तो हर जगह सेम है, तो हमारा ये वैल्यू आ गई, फिर से बाइंडिंग नेचर आ जाता है। तो ये टर्म आपको यहाँ पर मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लो मैं कहता हूँ क्या, आई शिफ्ट इन मासेस को, पोटेंशियल एनर्जी में माइनस 11 जी बाई 4 जो आ गया, अगर मैं यहीं पे क्या करता, कोई 2 मास को शिफ्ट करूं और नई एनर्जी की बात कर दूं मैं, समझ रहे आप, एक अब यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया। अब इस ट्रायंगल की साइड लेंथ आप मान लो क्या 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। अब नई पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इस 3 kg को मैं यहाँ पे ला दिया, इस 1 kg को आई पुट इट हियर। तो अगर इस केस में सिमिलर पैटर्न पे आप जाओगे तो वहाँ माइनस 11 जी बाई 4 था, तो क्या आ गया माइनस 11 जी बाई 2 आ गया। ये इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी एट साइड लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। अगर 2 मीटर में करता हूँ, फॉर साइड लेंथ ए इक्वल टू 2 मीटर, तो ये होगा माइनस 11 जी बाई 2, वो हो गया आपका दिस। तो बाद में भी किसी पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा ये जो मैंने एनर्जी लिखी है माइनस 11 जी बाई 2, ये 2 तरीके से आ सकता था। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लूँगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सपोज ऐसे पहले ये ट्रायंगल ये था और बाद में मेरा ट्रायंगल जो बन गया वो आई हैव टेकन दिस,
ठीक है। तो आप दो केसेस में कर लीजिए, 4 मीटर था, आप मान लो ये 1, ये 2, ये 3। तो शुरू वाले केस में, पहला केस में फॉर साइड लेंथ ए इक्वल टू 4 मीटर पे यू नेट जो था वो क्या था -11 g/4। इस वाले केस में जब साइड लेंथ 2 मीटर आ गया था, 2 मीटर एंड ऑल्सो 2 मीटर, ये 1 kg मास इधर आ गया, 3 kg मास इधर आ गया। तब आपका सेकेंड केस में फॉर ए इक्वल टू 2 मीटर यू की वैल्यू क्या आ जाएगी -11 g/2। दोनों के रेक्टेंगल ट्रायंगल है, समझ रहे। अब एक चीज़ और देखो, मैं यहाँ पे ट्रायंगल में एक ऐसा भी बना सकता था, आई कुड हैव मेड, तीनों मास को मैं शिफ्ट करता और फिर से यहाँ पे ये नया ट्रायंगल बनाते। पहला लेंथ साइड लेंथ 4 मीटर का और दूसरा साइड लेंथ 2 मीटर का। नाउ ऑल द मासेस आर शिफ्टिंग। देखो ये 1 2 3 थी, इसको मैं शिफ्टिंग में मैं जब ले आ रहा हूँ तो देखिएगा, तो ये आपका 1 2 3 और फिर से ये 1 ये 2 ये 3। अब साइड लेंथ क्या हो गया आपका 2 मीटर हो गया। हियर डू आई सी, इस केस में अगर पोटेंशियल एनर्जी देखते हो तो आप देखोगे इस केस में भी जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई थर्ड वन केस में, तो यहाँ पे भी फॉर ए इक्वल टू 2 पे यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, यू की वैल्यू क्या आ गई -11 g/2। ये दोनों में सेम आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका जो डिफरेंस आएगा, चाहे इन दोनों का डिफरेंस आएगा डेल्टा यू, चाहे यहाँ पे डेल्टा यू इसका देखो, दोनों में वैल्यू तो सेम आ रही -11 g/2। तो डिफरेंस जो आएगा वो भी देख सकते हो, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो आप क्या पाओगे, यू फाइनल इज -11 g/2 + 11 g/4। तो ये वैल्यू क्या आ गई आप देखोगे तो -11 g/4, ये डेल्टा यू आ गया। और -11 g/4 जो डेल्टा यू आ गया, आप देखो दोनों केस में सेम आएगा, ये डेल्टा यू है, डेल्टा डब्ल्यू नहीं, डेल्टा यू। तो दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हमने कहा था डेल्टा यू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, ये चीज़ आ रही। तो अगर आप नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हो तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी वैल्यू क्या आ गई 11 g/4, ये आ गया आपके पास। तो दिस रिजल्ट वी हैव। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन इसमें और इसमें दोनों केस में जब शिफ्ट किया, चाहे ये ट्रायंगल बनाए चाहे ये ट्रायंगल बनाए, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज सेम बट पाथ फॉलोड इज डिफरेंट। तो मैं यहाँ पे कहूँगा डेल्टा यू की वैल्यू जो थी वही नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स था, और इट इज सेम फॉर बोथ ट्रायंगल्स ऑफ साइड लेंथ 2 मीटर फ्रॉम 4 मीटर। 4 मीटर से 2 मीटर दोनों लोग आए और दोनों में वर्क डन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं प्रूव कर सकता हूँ कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। तो कंजर्वेटिव नेचर, तो वर्क डन इज कंजर्वेटिव नेचर जो है उस चीज़ को ये प्रूफ कर रहा है। तो कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स इज प्रूव्ड ना। तो ग्रेविटी का कंजर्वेटिव नेचर फोर्स यहाँ पे प्रूव भी हो पा रहा है, इस रिजल्ट को हम लोग देख पाते हैं। तो दिस थिंग वी हैव टू सी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, एनर्जी, उसकी फॉर्मेशन एंड ऑल दैट वी सी। अब इसी में जैसे मान लो यहाँ पे हमने बताया 3 पार्टिकल के लिए, ये 4 और मोर पार्टिकल के लिए किया जा सकता था। सपोज वी हैव 4 पार्टिकल्स एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर एंड वी हैव टू सी द पोटेंशियल एनर्जी, तो भी देख सकते हैं। ये 2 kg मास है, इस ऑल्सो 2 kg मास, ये भी 2 kg मास है। ऑल दिस आर 2 kg masses एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 4 मीटर, ऐसे देख लो। तो अब यहाँ पे पेयर्स कितने बनेंगे, तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4, कैपिटल N क्या हो गया 6, 6 पेयर बनेंगे। तो 6 पेयर में 4 पेयर बनेंगे साइड लेंथ a वाले और 2 पेयर बनेंगे साइड लेंथ a√2 वाले। हाउ डू यू सी देम, जैसे मान लो हम a और a√2 वाले कैसे करते हैं हम लोग। तो आप देखो √2 वाले ये बन जाएंगे, a√2 वाले 2 पेयर बन गए और a वाले 4 बन गए। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो 4a वाले क्या हो गया 4 टाइम्स -g, मास हो गया 2
इंटू 2/4। तो आप देखो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे -4g। a√2 वाले देखो तो क्या होगा 2 टाइम्स, फिर से देखिए मासेस हो गए -2g, मासेस हो गया 2 इंटू 2/4√2, ये भी आ गया आपके पास। तो ये क्या हो गया आप देखिए -2g/√2 जूल्स। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो इन दोनों का हम सम कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी 2 मास है, 4 मास है, 3 मास है, हमेशा ऐसे पेयर हम लोग बना सकते हैं एंड वी कैन गेट द रिजल्ट्स इवन व्हेन सपोज आई से देयर इज ए क्यूब कैन बी देयर एंड क्यूब हैज साइड लेंथ मान लो a है, टोटल नंबर ऑफ मासेस एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब आप देख लो तो देयर आर 8 मासेस। तो टोटल नंबर ऑफ n की वैल्यू क्या होगी 8 हो गई। तो पेयर कितने हो गए 8 इंटू 7/2 तो कितने हो गए 56 पेयर्स हो गए। 56/2 तो ये हो गए 28 पेयर्स। तो 28 पेयर्स आर फॉर्म। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 28। तो 28 में कैसे कैसे पेयर्स बनेंगे ऑल दैट ऑल्सो वी कैन सी। तो अगर आप देखिए तो 28 पेयर्स हम बना सकते हैं यहाँ पे ना। तो 28 पेयर्स में देखोगे तो एक तो होगा साइड लेंथ ए वाले। साइड लेंथ ए वाले की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट वी सी हियर, थोड़ा देना थिकनेस को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। साइड लेंथ ए वाली बात ऐसे आ गई। ए वाले कितने हैं 4 ऊपर 4 नीचे और 4 हाइट, तो 12 हो गए। साइड लेंथ ए वाले कितने हो गए 12, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 ऐसे। तो 28 पेयर बनाने आपके। देखो अब देखो फेस डायगोनल किसी एक फेस पे, इस फेस पे देखो तो एक ये 2 आ गए। तो ये हो गए a√2 वाले। a√2 वाले कितने आएंगे दैट ऑल्सो वी कैन सी, इसके 12 पेयर बनेंगे। क्यों 6 साइड है, देखो 4 साइड वॉल्स और 2 ऊपर नीचे 6, तो 12 आ गए आपके a√2 वाले पेयर। तो ये पेयर आ गए आपके पास, ये भी पेयर आ गए 12 12 24। तीसरा आएगा डायगोनल ऑफ क्यूब। तो डायगोनल ऑफ क्यूब अगर आप देखते हो तो जस्ट सी द डायगोनल ऑफ क्यूब में क्या होगा ये आ जाएगा आपका ये। तो दिस लेंथ इज a√3। तो टोटल 28 हैं तो a√3 वाले भी पेयर बना लोगे तो वो कितने आ जाएंगे 4 पेयर्स। दिस वे इफ वी गेट द नंबर ऑफ पेयर्स तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वी कैन इजिली फाइंड आउट। तो ये एक तरीका फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ मासेस, हाउ डू वी राइट, ये अप्रोच भी हम लोग बनाएंगे। और क्वेश्चंस पे सॉल्व किया जा सकता है। तो दिस थिंग वी हैव टू सी ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एनर्जी ऑफ द सिस्टम पीएफ बना के कर सकते हैं। अगली बात यहाँ पे जो मैं जाऊँगा क्या, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट दी पोजीशन 1 इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन 2। दोनों जगह सेम होगा, मतलब K1 प्लस U1 इक्वल टू K2 प्लस U2 वाला कॉन्सेप्ट हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, दिस थिंग ऑल्सो हैपेंस। अच्छा, इसमें जैसे मैं पहले बताया था कि ग्रेविटी में जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज नेगेटिव और बर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो वो थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव और बर्डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। आप देखिए मान लो ये पेंसिल इस माई हैंड, इसको मैं यहाँ से ऊपर उठाया तो h हाइट से उठाया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mgh, ऊपर गया। लेकिन जब ये ऊपर जा रहा था तो ग्रेविटी फोर्स कहाँ लग रहा था नीचे, h कितना था ऊपर, उनके बीच का थीटा कितना था 180 डिग्री। तो ग्रेविटी का वर्क डन यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या हो गया -mgh और डेल्टा यू क्या हो गया +mgh, बिकॉज mg डाउनवर्ड h अप थीटा 180 डिग्री। तो ग्रेविटी का वर्क डन निगेटिव बट डेल्टा यू इज पॉजिटिव। हमेशा ये बात सही होगी कि वर्क डन बाय ग्रेविटी और डेल्टा यू क्या होंगे, दे आर अपोजिट इन साइन। उल्टा करो, यहाँ से मैं नीचे गिरा दिया तो नीचे गिराया तो जिधर फोर्स उधर ही वेलोसिटी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव, तो एनर्जी तो घट गया। फाइनल मास इनिशियल में डेल्टा यू क्या हो गया नेगेटिव हो गया। तो ग्रेविटी का वर्क डन और डेल्टा यू हमेशा किसी भी 2 पॉइंट पे आप देख सकते हो,
पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब मैं यहाँ आता हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात। K1 प्लस U1 जो लिखा गया दैट इज K2 प्लस U2, दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। U फॉर पोटेंशियल एनर्जी, K फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब देखिएगा सपोज आई से देयर इज ए मास, ये दो मासेस हैं, दिस मास इज 2 kg एंड दिस मास इज 1 kg, मैं एज्यूम करता हूँ। आई से द गैप बिटवीन देम इनिशियली इट वाज 12 meters and particles they started moving towards each other due to gravitational force। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स में मूव करेंगे तो हाउ डू दे मूव, वो थोड़ा ध्यान देना कैसे मूव करेंगे। तो आप देखोगे इस 2 kg पे फोर्स इधर लगेगा, 1 kg पर फोर्स इधर लगेगा। फोर्स F1 और F2 होंगे, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन बट दे आर इक्वल एंड अपोजिट। तो आप ये भी कह सकते हो कि F1 प्लस F2 का नेट वेक्टर सम फोर्स क्या है, 0 है। दे आर एक्शन रिएक्शन, F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 ये लगेगा। नेट फोर्स जब 0 है तो इसका मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल, वो कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा, कंजर्व। तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। तो शुरू में मान लो दे आर एट रेस्ट, तो पहला केस मैं मानता हूँ दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू हो रहे हैं तो K1 काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है, 0 है। और यहाँ से रिलीज कर दिए गए एंड दे आर फाइनली एट ए फाइनल डिस्टेंस, यहाँ कहीं आ जाते हैं। ये 2 kg मास इधर आ गया और ये 1 kg मास इधर आ गया, इनके बीच का आप गैप बच गया मान लो 4 मीटर पे। तो 4 मीटर पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये पूछा जा सकता है। 12 मीटर द काइनेटिक एनर्जी सिस्टम और 0, तो K1 तो 0 था, U1 क्या आ जाएगा माइनस जी, मास से देख लो 2 × 1 बाई डिस्टेंस कितना है 12, तो वैल्यू क्या हो गई माइनस जी बाई 6। तो माइनस जी बाई 6 इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है और काइनेटिक एनर्जी क्या है 0 है। नाउ ड्यू टू अट्रैक्शन दे विल मूव टूवर्ड्स ईच अदर। जब मूव करेंगे तो यहाँ पे देखो U2 पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी माइनस जी इंटू 2 × 1 बाई क्या हो गया 4 मीटर, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी K2 हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू थी ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास माइनस जी बाई 2, निगेटिव से ज़्यादा निगेटिव हो गया प्लस K2। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम आप यहाँ पे देखोगे तो क्या कह पाओगे आप यहाँ से, व्हाट यू विल सी माइनस जी बाई 6 इक्वल टू माइनस जी बाई 2, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिख दो K2। तो K2 की वैल्यू देखो क्या आ गई आपके पास G टाइम्स 1/2 माइनस 1/6, दिस थिंग इज द काइनेटिक एनर्जी फाइनल एंड दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी एसोसिएटेड विद बोथ मासेस। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखो K2 जो होगा यहाँ पे क्या हो गया, इट इज कैपिटल G टाइम्स 1/2 माइनस 1/6, तो एलसीएम ले लो 6, तो 3 माइनस 1 ये आ गया आपके पास ना, तो ये क्या आ गया 2/6, तो G/3 आ गया। तो G/3 इज द काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ द मासेस। G/3 दो पार्ट में डिवाइड करेगा, दिस G/3 अगर देखोगे इट विल गेट डिवाइड इन 2 पार्ट्स बिकॉज मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो हमेशा दोनों के जो मोमेंटम थे इसके P1 और P2 जो होंगे दे आर इक्वल एंड अपोजिट ना, तो इक्वल एंड अपोजिट होंगे मोमेंटम, समझ गए। इसको 1 लिख लो, इसको 2 लिख लो, तो मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। तो इनिशियल मोमेंटम 0 तो बाद का मोमेंटम 0 होगा, तो मोमेंटम आर इक्वल। तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा p²/2m, तो काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m। इस काइनेटिक एनर्जी को हम क्या करेंगे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो ये G/3 था, इसके एक्चुअल में 3 पार्ट करो, एक को कर दो G/9 ना, और एक को कर दो 2G/9, क्योंकि G/3 का 1/3 हो गया G/9, तो 1/3 इज G/9, दूसरा हो गया 2G/9। तो दो काइनेटिक एनर्जी आएगी और दिस काइनेटिक एनर्जी को स्प्लिट किया मैंने, दोनों मासेस में जाएगा। तो हल्के मास में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी और भारी मास में कम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनर्सी पोर्शन टू मास है। तो G/9 किसके पास जाएगा फॉर 2 kg, और 2 G/9 किसके साथ आएगा 1 kg के साथ। तो इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी फॉर द 2 डिफरेंट मासेस इट इज ऑलवेज इन द इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस बिकॉज मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम स्प्लिट भी कर सकते हैं दोनों मासेस में, क्या वैल्यू आएगी दैट थिंग वी कैन सी। अब काइनेटिक एनर्जी आ गई तो उसकी स्पीड भी निकाल सकते हो। मान लो मुझे निकालना था कि 2 kg मास में स्पीड क्या आएगी, तो हाफ m हो गया 2 × v2², और ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास G/9, तो 2 गॉट कैंसिल्ड। तो स्पीड ऑफ दिस जो देखो 2 kg मास में 2 kg मास की जो स्पीड होगी √G/9 आ गया।
ऐसे ही 1 kg मास के लिए भी स्पीड निकाल सकते थे। तो वी कैन फाइंड आउट द स्पीड, वी कैन फाइंड आउट द मोमेंटम एंड वी कैन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जीज एट एनी पॉइंट जस्ट बाय कंजर्विंग दिस थिंग, कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करो, ऑल द रिजल्ट्स विल हैपन। तो एक तरीका है फॉर द मोमेंटम कंजर्वेशन एंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये भी एक तरीका था। नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी। ये क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी, व्हाट इट इज। ये भी वैल्यू हम लोग देख सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, रिजल्ट क्या बन सकते हैं, दैट थिंग ऑल्सो वी कैन सी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? इट इज मिनिमम वेलोसिटी टू बी imparted in order to make the mass reach infinity। कोई मास इनफाइनाइट डिस्टेंस पहुंच जाए, उसमें जो मिनिमम स्पीड इम्पार्ट की जाती है दैट इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। यहाँ पे देखोगे कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी में लगा दूंगा। कैसे? देखिए, ये मान लो अर्थ है, अर्थ का रेडियस r हो गया एंड मास m है, एंड एनी पार्टिकल इज प्लेस एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो क्या स्पीड दे दिया जाए मिनिमम कि ये इन्फिनिटी पहुंच जाए। इस लाइन की इधर मान लो क्या है, इनफाइनाइट स्पेस है, दिस इज द इनफाइनाइट स्पेस, इन्फिनिटी स्पेस इधर है। तो पार्टिकल को हमने क्या स्पीड दे देते हैं कि वो वहां पे पहुंच जाए मास m को, दैट स्पीड इम्पार्टेड इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। फिर से मैं क्या करूंगा, मिनिमम स्पीड पे इन्फिनिटी जब जा रहा है तो u एट इनफाइनाइट स्पेस पे जो फाइनल हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज इन्फिनिटी पे सेपरेशन क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो जब r इनफाइनाइट हो जाएगा, r की वैल्यू इधर पे इन्फिनिटी हो जाएगी, तो u फाइनल जीरो और k फाइनल वो भी जीरो मान लो, क्योंकि मिनिमम स्पीड पे वहाँ भेजना है। तो दोनों वैल्यू जीरो हो गई वहाँ पे, समझ गए। तो आप यहाँ पे भी टोटल एनर्जी को जीरो कर दो, तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी लिखो तो u1 प्लस k1 या u इनिशियल प्लस k इनिशियल इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल, आप ऐसे लिख सकते हो। u फाइनल क्या है, जीरो, k फाइनल क्या है, जीरो। u इनिशियल क्या होगा, देखो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी इंटू एम एम बाई आर प्लस k इनिशियल कुछ लिख दो, उसकी वैल्यू जीरो हो जाए। तो आप देखो क्या करोगे, k इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m, इस स्पीड को v लिखते हैं, v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, जी एम m बाई रेडियस ऑफ अर्थ। फर्दर इसको सॉल्व करो तो व्हाट आई विल गेट, v स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2gm बाई r, बिकॉज व्हाट कैन आई डू, आई कैन कैंसिल वन ऑफ द मासेस, ये मास कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे है 2gm बाई r आ गई। तो दिस v इज दिस। अब देखो इस v स्क्वायर को फर्दर में सॉल्व करूँ तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gm को लिख लो जी आर स्क्वायर बाई आर, ये लिख सकते हैं, तो एक r कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ गई, v इक्वल टू क्या आ गई, अंडर रूट 2gr। ये आपको एक्सप्रेशन मिल गया फॉर द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी फॉर एनी मास बीइंग प्रोजेक्टेड इट इज दिस, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, यू कैन पुट इट हियर। तो आप क्या पाओगे, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g किलो 10 डाल दो, रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, तो 6400 किलोमीटर को 10⁵ कर दो, मीटर में आ गया, लाइक दिस। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये वैल्यू क्या आ गई, इट इज 8√2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, द रिजल्ट इज दिस, 8√2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड आएगा। हम एक अप्रोच बना सकते हैं, और 8√2 ये जो वैल्यू के इसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, इसका नया फिर से हम वैल्यू डाल दूँ तो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो दिस द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है। इसको हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, दिस थिंग। तो ये ध्यान दो कि हम एस्केप वेलोसिटी। अब अगली बात आती है, इस एस्केप वेलोसिटी से हम पार्टिकल को किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, इन व्हाट डायरेक्शन वी कैन प्रोजेक्ट इट। तो वो डायरेक्शन भी आप देख सकते हो। जैसे मान लो मैं कहता हूँ दिस इज द अर्थ, अर्थ का रेडियस r हो गया, मास m है, तो किस डायरेक्शन में ले जाएं, यहाँ से मैं टेंजेंशियली जाऊँ तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ से मैं ऊपर ले जाऊँ तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी,
यहाँ से एंगल थीटा पे ले जाऊँ तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो व्हाट इज दिस escape velocity एट डिफरेंट पोजिशंस। मान लो यहाँ पे मैंने निकाल दिया था कि वो 8√2 था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, द डायरेक्शंस वर्टिकली अप ले जाएं, टेंजेंशियली ले जाएं, कि एंगल थीटा पे ले जाएं। तो आप देखोगे कि VE1 इक्वल टू VE2 इक्वल टू VE3, तीनों जगह इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी लेफ्ट में है कि राइट में है कि उधर है किधर भी है ये पता नहीं होता है। तो इन्फिनिटी तो हर डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है। हैंस आप कहोगे कि इसकी वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन डायरेक्शन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। किसी भी दिशा में ले जाओगे तो इसके वेलोसिटी विल रिमेन सेम, उसको उस डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तो ये भी एक आइडिया आप रखेंगे कि एनर्जी और इसके वेलोसिटी क्या रिजल्ट आ गया। ठीक है, टू दिस। अब इसमें सम मोर रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैपन, इसकी वेलोसिटी डबल द इसकी वेलोसिटी कर दे तब क्या स्पीड आएगी एंड ऑल दैट। तो देयर इज वन कॉन्सेप्ट ऑफ केपलर्स लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड दिस। आई विल टेक वन मोर लेक्चर, इसको मैं कंप्लीट करूँगा। तो यहाँ तक जितना था उसको आप कर सकते हो। ओके, थैंक यू।